नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम कृषि जगत से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम अलग अलग दिन अलग अलग अहम विषय आपके लिए चुनकर लाते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से होती है विस्तार से चर्चा। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। आज के कार्यक्रम का विषय है कृषि उत्पादों जैसे केला, अनार, सब्जियां, चावल का निर्यात और बेबी अनियन और प्याज की खेती। जी हाँ, तो ये दो महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए अगर हमसे बातचीत करेंगे तो बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर तरुण बजाज, जो कि निदेशक है एपीडा में, और इसके साथ ही डॉक्टर पीके गुप्ता, जो कि निदेशक है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जहां तक कृषि उत्पादों के निर्यात की बात है तो डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, कई तरह के उत्पाद आते हैं इसमें, तो इनके जो निर्यात की स्थिति है वो आज की तारीख में किस तरह की है? और कोविड का जो काल है वो चल रहा है अभी, हालांकि जो मामले हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, स्थितियां भी काफी सुधरी है पहले से, लेकिन इसके बावजूद जानना चाहेंगे कि इसका असर निर्यात की स्थितियों पर किस तरह का रहा? देखिए, जैसा और व्यापार में हुआ, कोविड की वजह से प्रभावित हुए, निश्चित है, स्वाभाविक भी है जी। लेकिन कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात में 30% की वृद्धि हुई जी। और अभी ये वृद्धि जो है अब हम लगातार देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम करीब उतनी ही वृद्धि पिछले साल से और इस साल देख लेंगे जी। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब कि डिमांड जो है दुनिया भर में बढ़ रही है और लोग जो है भारत की तरफ देख रहे हैं एक अच्छा एक सप्लायर के तौर पर, और भारत के ऊपर भरोसा भी बढ़ रहा है। 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट खाद्य उत्पादों का, कृषि उत्पादों का हम लोगों ने किया है पिछले साल, $41 बिलियन, और हमें उम्मीद है हम इस बार $43 बिलियन जरूर पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छा ट्रेंड है जी। और लगभग सभी जो है उत्पादों में हमको पॉजिटिव ट्रेंड मिला है इस साल। बिल्कुल। तो तमाम कृषि उत्पादों की निर्यात की स्थिति कैसी रही है और किसानों के लिए किस तरह की संभावनाएं आगे हैं, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। देश में 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे देश की जलवायु ताजे फल और सब्जियों की सभी किस्मों के लिए उपयुक्त है, साथ ही ये इनकी उपलब्धता को भी सुनिश्चित करती है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी डेटाबेस के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2019-20 के दौरान भारत में फलों का उत्पादन 99.07 मिलियन मीट्रिक टन और सब्जियों का उत्पादन 191.77 मिलियन मीट्रिक टन हुआ। फलों की खेती 6.66 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई, जबकि सब्जियों की खेती के 10.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। FAO के अनुसार 2019 भारत सब्जियों में अदरक और भिंडी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और आलू, प्याज, फूल गोभी, बैंगन और पत्ता गोभी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वहीं फलों में केला 26.08% के साथ देश में पहले स्थान पर है। अच्छे उत्पादन के कारण भारत के पास निर्यात के काफी अवसर है। साल 2020-21 के दौरान भारत ने फलों और सब्जियों का 9,940 करोड़ 95 लाख रुपए का निर्यात किया, जिसमें फलों का निर्यात 4,971 करोड़ 22 लाख रुपए और सब्जियों का निर्यात 4,969 करोड़ 73 लाख रुपए का किया गया था। अनार के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में 67,976 टन से भी अधिक का निर्यात हुआ, जिसकी कीमत 5 अरब 16 करोड़ 66 लाख रुपए बैठती है। वहीं अगर ताज़ा सब्जियों की बात करें तो साल 2020-21 में निर्यात 6,82,085 टन का हुआ, जिसका बाजार मूल्य 21 अरब 43 करोड़ 20 लाख रुपए है।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी निर्यात की स्थिति पर। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अगले विषय पर आते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा विषय है बेबी अनियन और प्याज की खेती, तो प्याज तो निस्संदेह हमारी एक मुख्य फसल है, लेकिन बेबी अनियन के बारे में पहले हमें बताइए कि क्या है बेबी अनियन की खासियत, और अगर इससे किसान अपनाते हैं इसकी खेती को तो क्या लाभ है उन्हें? एक्चुअल में जो बेबी ओनियन है मैम, आपको ये बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को जी, बेबी ओनियन जो प्याज का जो बड़ा रूप होता है उसका एक छोटा सा रूप है ये। इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर के आसपास में उसको रखते हैं जी। और इसका जो होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम लोग सलाद के रूप में, जैसे होटल में चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखते होंगे, इसको खाते हैं और इसमें उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। और आपने देखा होगा जो किसान हैं इस बेबी ओनियन को निकाल करके उस समय बेचते हैं जब मार्केट में प्राइस काफ़ी हाई रहता है और जो बड़े प्याज की उपलब्धता काफ़ी कम रहती है। और बेबी ओनियन हर सिंपल सा समझने की बात है कि जो बड़े ओनियन का छोटा सा बेबी जो छोटे बच्चे जैसे होते हैं। बिल्कुल। और जी लेकिन खेती के दौरान तो तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अच्छी उपज हासिल करने के लिए। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें, और प्याज की खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आगे लेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। रबी प्याज की फसल के लिए पौधशाला में बीज की बुआई करें। प्याज के बीज की बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक सही रहता है, यानी जिन किसानों ने अभी तक प्याज के बीज की बुआई नहीं की है वो बुआई कर ले। आप रबी प्याज की एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा माधवी, व्हाइट फ्लैग, पूसा व्हाइट राउंड किस्में लगा सकते हैं, लेकिन अपने इलाके और परिस्थितियों के हिसाब से किस्मों का चयन करना बेहतर रहता है। पौधशाला में बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलो बीज काफी रहते हैं। प्याज की पौध भूमि की सतह से उभरी हुई क्यारियों में तैयार करनी चाहिए। प्याज के खेत में गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 70 किलो, फास्फोरस 70 किलो और पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय इस्तेमाल करें। बात अगर रुपाई की करें तो प्याज की रुपाई के समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। रबी प्याज की रुपाई समतल जमीन पर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत से इलाकों में पाला भी पड़ेगा। पाले से फसल को बचाने के लिए समय समय पर फसल में सिंचाई करते रहें। प्याज की फसल में खरपतवार की रोकथाम भी करें। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प का 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रुपाई के बाद सिंचाई से पहले छिड़काव करें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवाओं का छिड़काव करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले। किसान फसल की अच्छी बढ़वार के लिए हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। तो प्याज की खेती पर यह रिपोर्ट आपने देखी है। डॉक्टर गुप्ता, जैसे कि आप बता रहे थे कि बेबी अनियन और कुछ नहीं बल्कि प्याज का ही एक छोटा रूप है, लेकिन अगर खास तौर पे बेबी अनियन की ही खेती करना चाहे किसान तो किस्म उसके जरूर अलग होंगे। कौन से किस्मों का चुनाव फिर किसानों को करना चाहिए? आपको बताना चाहूंगा कि बेबी ओनियन के लिए कोई अलग सा किस्म नहीं है। अच्छा। जो खरीफ की वैरायटी है चाहे रबी की वैरायटी, उसी का अगर छोटा पौधा उगाते हैं हम और मार्केट में बेचते हैं तो उसको हम बेबी ओनियन का शब्द हम लोगों ने दे रखा है। अच्छा। वैरायटी जो वही है, उसका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम भी सब एक है। उसी मिट्टी में जहाँ पे बड़ा ओनियन होता है वहाँ पे ये हो सकता है। डिफरेंसेस दोनों के खेती में क्या है कि ये जो बेबी ओनियन है इसको काफी घना लगाते हैं हम। अच्छा। जहाँ पे बड़ा ओनियन लगाते हैं उसके लिए जैसे आपने देखा कि 10 से 15 सेंटीमीटर स्पेस रखते हैं, इसके लिए 6 से 7 और 8 सेंटीमीटर का स्पेस रखते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट की संख्या बढ़ जाती है, उत्पादन भी हमें उतना ही मिलता है और इनको बढ़ने का उतना जगह नहीं मिलता है जी। और जो बड़ा ओनियन है, बेबी ओनियन, बड़ा ओनियन को तैयार होने में जैसे रबी में लगता है 120 दिन, ये लगभग 50 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा। तो इससे किसानों को भी काफी अच्छा लाभ है। और आपने देखा होगा कि जैसे होटल में उसको छील करके उसको सलाद के रूप में खाते हैं, इसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। तो इस रूप में इसको काफी यूज किया जा सकता है और ये काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू वही है जो आपके ओनियन में, जो बड़े प्याज में है। तो दोनों एक कहने की बात है, बस ये छोटे ओनियन है, इसको छोटे रूप में खा सकते हैं। वैरायटी जो वही है, कल्टीवेशन का टाइम वही है, मिट्टी वही है, खाद पानी भी वही है।
अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो कृषि उत्पादों के निर्यात की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है कोविड काल के बावजूद, और ऐसे में आपने बताया कि लक्ष्य भी आपने आगे बढ़ाया है कि हम निर्यात की स्थिति को और बेहतर करेंगे, तो क्या आगे की संभावनाएं किस तरह की इसमें नज़र आ रही है इस क्षेत्र में? अच्छी संभावनाएं लग रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है एक रिलायबल सप्लायर के तौर पर जी, और देख रही है कि जो उनकी खाद्य उत्पादों की जो ज़रूरतें हैं उनको भारत पूरा कर सकता है, और जो उन्हें गुणवत्ता चाहिए वैसी गुणवत्ता के साथ पूरी कर सकता है। जिस प्राइस पे चाहिए हम उस प्राइस को भी मैच कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, चाहे वो फल सब्जियों का हो, चावल का हो, अन्य अनाज का हो, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का हो, और हमारे शहद और दुग्ध उत्पाद, इन सब में जो है वो हमें मांग जो है ज़्यादा बढ़ी हुई मिल रही है, और इसका अब हमें फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि चाहे एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो आप देखिए डिमांड, एक बहुत बड़ी डिमांड सामने बढ़ती है जी। डिमांड बढ़ती है तो उसका सप्लाई पर जो है फर्क पड़ता है, और अल्टीमेट बेनिफिट जो है सप्लायर को मिलता ही है। जी जी। छोटा सा उदाहरण नहीं दूंगा मैं, बात को अभी प्याज की बात कर रहे थे, आप देखिए जब हम प्याज मान लीजिए एक्सपोर्ट करते हैं तो जो है वो प्राइस, जिस प्राइस पे खेत के में जो है प्राइस जो है उसको अच्छा दाम मिलता है, हम उसको अगर कर देते हैं तो प्राइजेस स्ट्रेस में आती हैं, तो धीरे धीरे जो है वो जो डाउन द लाइन है उनको उतनी प्राइस भी नहीं मिल पाती है। तो ये मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि निर्यात से आखिर में किसानों का भला होता है, और यही वजह है कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि उनकी आय दुगनी करनी है, तो निर्यात का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो हमारे किसान हैं वो जरूर जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे कि कैसे वो इस निर्यात की स्थिति और बेहतर मांग जो निकल कर आ रही है इसका वो लाभ ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आइए पहले उनसे बात कर ले। राशिद अली जी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राशिद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी रियासत अली जी हमारे साथ है। जी रियासत जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, मेरी पनीरी, प्याज की पनीर डाली है सर जी। अच्छा, वो तकरीबन 1.5 इंच लंबी होगी। हाँ जी सर, उसमें पनीरी खराब हो रही है, बच्चों को कीड़ा लग रहा है, इसमें कौन सी दवाई डालनी चाहिए सर? देखिए, जो पनीरी जो नर्सरी डाला है आपने जी, लगभग कितना दिन हो गया नर्सरी डाले हुए आपको? तकरीबन 20 दिन हो गए सर। 20 दिन हो गए, उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो उसके लिए आप एक तो कीड़े कम लग रहे होंगे, उसमें बीमारियां आ रही होगी, उसमें डैपिंग ऑफ आता है जिसको बोलते हैं आद्र पतन रोग। बेवेस्टिन मिलता है कार्बेंडाजिम, उसको 1% घोल का बना लीजिए जी, ठीक है। और उसमें अगर आपके पास नीम का तेल मिलता है, कोई भी नीम का तेल हो चाहे मल्टी नीम हो, उसमें आप 2% का घोल बना के आप स्प्रे कर दीजिए, तो जो कीड़े आपके भाग जाएंगे, और जो बीमारियां आती हैं जो नर्सरी में हम लोगों ने नोट किया है, वह डैम्पिंग अप होता है, वह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के फंगस के माध्यम से आता है। और एक बार ड्रेंचिंग करने के बाद उसको जड़ों पर निकालना है, और उसको फिर 1 सप्ताह के बाद दूसरा टप कर दिए तो आपका क्रॉप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद NPK जो सोलुबल फर्टिलाइजर आला घुलनशील जो पानी में आ रहा है, उसका 5% घोल बना के स्प्रे कर देंगे, नर्सरी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपने कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। फिर भी रियासत जी, आपको काफी जानकारियां यहाँ पर मिल गई है और सुझाव मिल गया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल आप जरूर करेंगे और इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लखीमपुर खीरी से शाहनवाज खान जी, उनसे बात करते हैं। जी शाहनवाज जी, स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, ये जानना है कि प्याज की जो बेड़ है उसकी दूरी कितनी दूरी पे लगाया जाए प्याज, और सबसे अच्छी किस्म का कौन सा प्याज होता है जिसकी आड़ी काफी बड़ी हो, और क्या प्याज को बांध पे लगा सकते हैं, मेड़ पे? अच्छा ठीक है। देखिए, आपके एक सेंटेंस में आपने बहुत से क्वेश्चन पूछ गए। पहला क्वेश्चन आप कहिए कि कौन सी कितने दूरी पे लगाया जाए। जी देखिए, जो प्याज की जो दूरियां हैं, एक तो हम उसको नर्सरी उगा के लगाते हैं, एक डायरेक्ट सोइंग करके लगाते हैं। तो यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी में मैक्सिमम लोग आपको नर्सरी उगा के, जिसको पौध बोलते हैं, उगा के लगाना चाहिए। जैसा कि आपको अभी रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर।
आप उसको लगा सकते हैं। आप 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी भी कर सकते हैं, एक चीज़। और जब नर्सरी आपका जो आप अभी रबी में लगाएंगे, अगर 45 से 50 दिन का होगा, तब उसको दूसरे खेत में स्थानांतरण करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी प्रजाति लगाना चाहिए जी। इस समय जो रबी में अच्छी प्रजातियां जो चल रही है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देने वाली हैं। NRDF रेड 3 है, काफ़ी इसका डिमांड है लखीमपुर खुरी में, आपके यूपी में। एग्रीफाउंड लाइट रेड बहुत पुरानी वेराइटीज़ है। और एक NRDF फुरचुंगी भी आई है, उसका भी काफ़ी अच्छा डिमांड है, अभी 1 साल पहले रिलीज हुई है जी। NRDF 4 भी है, NRDF 3 बताया हमने आपको, तो 4-5 वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा DOGR की वेराइटी है, भीमा सुपर है, पूसा रेड है, पूसा की वेराइटी है, पूसा रिद्धि भी है। ये सब काफ़ी वेराइटी हैं, लेकिन सबसे वेराइटी आप पूछना चाहेंगे तो NRDF रेड 3 लगाइए, NRDF रेड 4 लगाइए। NRDF फुरचुंगी अभी आपको मिलेगा नहीं, 1-2 साल बाद मिलेगा। अच्छा। तीसरा चीज़, नर्सरी लगाते समय बीज और पौध का, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, उसमें आर्द्र पतन रोग आता है। जब आपने पौध के लिए नर्सरी बनाने हेतु आपने बीज डाल दिया है, तो बीज के बाद आप बेविस्टिन, जिसको कार्बेंडाजिम बोलते हैं, 1% घोल बना के आप स्प्रे कर दें, ताकि आर्द्र पतन रोग से आप अपने पौधों की छुटकारा पा सकते हैं, बीमारी ना हो जी। बिल्कुल, तो ये तमाम जानकारियां आपकी जरूर काम आएगी शाहनवाज जी, ये मुझे उम्मीद है। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम कृषि उत्पादों के निर्यात और बेबी अनियन और प्याज की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बजाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मांग जो है भारत से कृषि उत्पादों की हो रही है और ऐसे में निर्यात की स्थिति भी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है और जाहिर तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये काफी अहम होगा। तो ऐसे में किसान अगर इससे जुड़ना चाहे, इसका लाभ लेना चाहे, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? किसान सबसे अच्छी बात है कि आजकल FPCs और FPOs हैं जी। तो अपना FPCs बनाएं और कृषक उत्पादक संगठन। जी हाँ, उसके साथ जो है वो, क्योंकि संगठन में आप काम कर सकते हैं। अकेले शायद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतना वॉल्यूम नहीं हो पाएगा जो कि निर्यात के लिए चाहिए, और सब जब मिलके करेंगे तो एक तो वॉल्यूम आ जाएगा और दूसरा उसकी जो गुणवत्ता चाहिए वो भी हमें मिल जाएगी और एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम लोग दाम भी जो है अपने हिसाब से उसको हम मोल भाव कर सकते हैं। तो एक FPOs के माध्यम से हम जुड़ें और उसके साथ साथ फिर हम जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके संपर्क में भी आए। ये कार्य का जो है वो एपिडा का रोल रहता है। हम मैच मेकिंग करवाते हैं, आपको हम एक्सपोर्टर्स के साथ भी मिलवाएंगे। हमारी समय समय पर एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव होती रहती हैं, बायर सेलर मीट होती रहती हैं, विभिन्न राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट्स में होती रहती हैं, जिससे कि हम आपको उन एक्सपोर्टर्स के साथ भी मिलवा सकते हैं। तो शुरू में सीधा निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि प्रक्रिया अभी समझने में टाइम लगेगा, तो शुरू में उनको सप्लाई देकर निर्यात के लिए कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब पता लग जाएगा सब क्या ज़रूरतें हैं निर्यात की, तो स्वयं खुद भी निर्यात में आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव यहाँ पर आपने दिया है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर ले। दीप सिंह जी देवास मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
दिलीप सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिलीप सिंह जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। इस बीच हमारे साथ कॉलर एक और जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैम, राजसमंद से। राजसमंद से? हाँ, राजसमंद। जी जी, क्या नाम है आपका? जानकीलाल शर्मा। जी, तो जानकी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ कि प्याज में नई वैरायटी निकली है क्या, जिसके ऊपर पाला था कम? जानकी जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पाई, कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैम, ये पूछ रहा हूँ मैं कि ये पाला होता है ना, पाला। अच्छा, पाला, ठीक है। हाँ, तो प्याज की ऐसी कोई किस्म विकसित हुई है जिस पर पाला कम गिरता हो, कम पड़ता और किसान को नुकसान कम होता है? अच्छा, ठीक है, आइए जानते हैं। जानकी लाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पल्ला से बचाना प्याज को क्यों चाहते हो? उससे तो किसी प्रकार का नुकसान। हाँ जी जानकी लाल जी, पल्ला से प्याज को तो कोई नुकसान होता नहीं है, तो क्यों बचाना चाहते हो उससे? आपको क्या परेशानी है उससे? तो मैं आगे बताऊं आपको। नहीं सर, वो पत्तियां जल जाती है ना कभी कभार उसकी। नहीं, देखिए, कभी कभार जल जाती हैं। जब एक्सट्रीम पाला पड़ता है तो पाला से आज तक जो हम लोगों ने देखा कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि पाला से प्याज का नुकसान हो रहा है तो आप सल्फर, एक तत्व होता है, लिक्विड में भी आता है, पाउडर में भी आता है, दाने में भी आता है। और अच्छा रहेगा कि सल्फर आपको प्याज को, लहसुन को अधिक चाहिए होता है, तो आप 3% घोल का लिक्विड सल्फर लेकर के, मतलब 3 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप उसको छिड़काव करें तो पौधों को सल्फर क्या होता है, उसको गर्मी देता है। गर्मी देने के अलावे आपके पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलता है और आपको पाला से राहत भी मिलेगा। आपने देखा होगा जो माचिस की तिल्ली होती है वह भी सल्फर से बनी होती है, तो इसलिए आपके पौधों को गर्मी देगा। अगर आपके मन में आशंका है, मनसा है कि पाला से बचाने के लिए, पाला अवरोधी कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है ना हम लोगों ने वैज्ञानिक रूप में पाया है कि पाला के अवरोधी से हमारा नुकसान होता है और हमें दूसरी वैरायटी, पाला अवरोधी वैरायटी डेवलप करना चाहिए। तो मेरे नॉलेज में पहले आप ऐसे किसान हैं जो कि पाला से बचाने के लिए प्याज की बात कर रहे हैं। अगर आपके मन में शंका है तो सल्फर का आप उपयोग कर सकते हैं। 3% घोल बना के स्प्रे करें जब आपको पाला होने की संभावना है तो। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज सिंह जी, चुरू राजस्थान से। उनका भी सवाल ले लें। जी मनोज जी, स्वागत है आपका, पूछे सपना। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बलवंत सिंह जी माफ कीजिएगा, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं प्याज की किस्मों के बारे में पूछना है। अच्छा, ठीक है जी। बलवंत जी, आप प्याज की खेती कब से कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? खेती करने जा रहे हैं। आपको राजस्थान में जो अच्छी वैरायटी इसमें अच्छी वैरायटी जो परफॉर्मेंस दे रही है NHRDF रेट 3 है और NHRDF रेट 4 है। बहुत ही अच्छा डिमांड है। आपके राजस्थान गवर्नमेंट ने भी काफ़ी डिमांड क्रिएट किया हुआ है और हर कृषि विज्ञान केंद्र, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डिमांड कर रहे हैं। आप उसको हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है या NHRDF का कोटा में ऑफिस है, आप वहाँ से भी संपर्क करके ले सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है, राजस्थान के लिए बहुत ही सूटेबल वैरायटी है जी। तो डॉक्टर गुप्ता, ये रबी प्याज जो है इसकी नर्सरी और फिर मुख्य खेत में रोपाई का सही समय जो है वो क्या होता है? इस समय जो आज हम बात कर रहे हैं 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक नर्सरी लगाने का रबी फसल का बहुत ही उचित समय जी जी तो लगा देंगे। और जब पौधा आपका 45 से 50 दिन का हो जाए, मतलब 15 लगभग 20 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक अगर उत्तरी भारत में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं या जनवरी का फर्स्ट वीक तक, बहुत ही अच्छा उत्पाद आपको मिल सकता है। जो NHRDF रेट 3 की बात बता रहा था, इनका उत्पादन 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। और इसकी इतनी डिमांड है अभी इंडिया में, जहाँ पे लोग ऑल ओवर इंडिया में, कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसको। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल उपयुक्त समय ये चल रहा है, इसलिए अगर रबी प्याज की खेती में आपकी दिलचस्पी है तो बिल्कुल देर ना करें और यही बिल्कुल उपयुक्त समय है। डॉक्टर बजाज, जानना चाहेंगे आपसे कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। उसमें अगर सबसे पहले चावल की बात करें, ये तो बहुत ही मुख्य फसल है और अच्छी डिमांड भी इसकी रहती है, तो फिलहाल क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है जी। थोड़ा बासमती चावल जरूर पिछले साल से कम हुआ है, क्योंकि लोग जो हमारे बायर्स हैं
हैं वो ऑलरेडी स्टॉक करके बैठे हुए हैं। अच्छा। लेकिन नॉन बासमती तो 100% बढ़ा गया जी। बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड आई है। और इसका जो है, क्योंकि बासमती तो कुछ राज्यों में होता है, नॉन बासमती तो लगभग सभी जगह होता है जी। और बहुत सी वैरायटीज़ हैं नॉन बासमती की भी, वो भी अब पॉपुलर होने जा रही हैं। चाहे हर जगह की एक अपनी पॉपुलर वैरायटी। इसके अतिरिक्त जो विशेष और तरह के चावल हैं, काला नमक चावल हुआ, ब्लैक राइस हुआ, लाल चावल हुआ, ये भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और ये जो है भौगोलिक पहचान के उत्पाद भी हैं, तो इसलिए अच्छी बात यह है कि इन पे प्रीमियम मिल रहा है। जो आदमी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल जो चावल और उसके दाम में दुगना तिगुना जो है वो मिल रहा है, जो विशेष तरह के चावल हैं। बिल्कुल। इनकी खासियत क्या है और क्यों है इनकी इतनी डिमांड? चावल की डिमांड की वजह जो है, देखिए फूड सिक्योरिटी। हर देश में जब कोविड हुआ तो सबको लगा कि हम अपने घरों में ही देखें, जब थोड़ी सी आवाज़ आई कि लॉकडाउन हो जाएगा या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो नॉर्मल बिहेवियर होता है कि आप सामान खरीद के अपने घर में स्टॉक करते हैं। ऐसी स्थिति देशों में भी है कि वो भी चाहते हैं कि हम फूड सिक्योरिटी रखें, कि कल को कुछ ऐसी नौबत आए तो हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि हम अपने जो देशवासी हैं उनको खाना भोजन दे सकें। इस वजह से जो चावल, गेहूं और जितने अनाज हैं उनमें बहुत अधिक जो है वो मांग बढ़ी। बासमती चावल एक प्रीमियम वैरायटी हो जाती है, लेकिन नॉन बासमती चावल जो है वो फूड सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी बड़ा। एक और वजह हुई है, कुछ देशों में जो हमारे कंपिटिटर देश थे उनके यहाँ थोड़ी फसल जो है वो खराब हुई, जिसकी वजह से जो पहले एक्सपोर्ट करते थे वो भी अब हमसे इंपोर्ट करने लगे। तो हमारे दाम भी पिछले से अच्छे हमको मिले और काफ़ी अधिक हम लोगों ने 125% ग्रोथ हुई। जी जी। और ख़ासतौर पर जैसे कि लाल चावल और ब्लैक राइस की बात कर रहे थे, तो वो पौष्टिक और ज़्यादा होती है, इसकी डिमांड भी फिर इसीलिए काफी ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। गोपाल जी इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। जी गोपाल जी, आपसे सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। गोपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैडम मेरा सवाल ये है जी कि ये हाँ आ रही कि प्याज की निर्यात हम महाराष्ट्र में से किस तरह से कर सकते हैं? हम किसान भी है और व्यापारी भी है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर बजाज बताएं, क्या सुझाव देंगे इन्हें? देखिए, प्याज का निर्यात हम लोग बहुत अधिक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 4,000 करोड़ के आसपास हम लोग निर्यात करते हैं और उससे भी ज़्यादा निर्यात करते हैं, और ये महाराष्ट्र से ज़्यादा होता है। तो आप हमारा ऑलरेडी वहाँ से बहुत अधिक निर्यात हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि अच्छा रहेगा कि हम जब एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव करते हैं, और हमारा वहाँ पर मुंबई में दफ्तर भी है, आप वहाँ संपर्क भी कर सकते हैं। हम लोग आपको पहले एक्सपोर्टर्स के साथ संपर्क में ले आएंगे, जिससे कि आप उनको सप्लाई दे सकें, और फिर जो है खुद भी आप लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे प्याज के लिए। प्याज एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग तो है, हमारे पास दुनिया भर से काफ़ी मांग है, और हम इसका निर्यात जो है वो अधिक मात्रा में करते हैं। आप आइए, स्वागत है आपका, इसके निर्यात की प्रक्रिया में जुड़िए आप भी। बिल्कुल। गोपाल जी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, जैसे डॉक्टर बजाज जी ने सुझाव दिया है, और ज़रूर जुड़िए आप एपीडा से, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। और इसी के साथ बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर गुप्ता, अब आपसे जानना चाहेंगे प्याज की खेती के बारे में। बताएं हमें कि ये तो उपयुक्त समय है ही प्याज की नर्सरी के लिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि शुरुआत में ही कुछ ऐसे उपाय अपना लिए जाए, बचाव किया जाए, ताकि प्याज में जो रोग और इस तरह की समस्या है उससे निजात मिल सके? आपने आपको पता है कि जो बीज है, बीज किसी भी खेती का महत्वपूर्ण आगत होता है जी। तो हमें बीज वहाँ से लेना चाहिए जो विश्वसनीय दुकान से लेना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का बीज लेना चाहिए। अगर 10-20% अधिक पैसा भी देना पड़ता है तो वो हमारे किसान भाइयों को लेना चाहिए जी। बीज लेने के बाद आपको नर्सरी डालना होता है, और उत्तरी भारत में चाहे जितनी रबी फसल है उसको हम नर्सरी डालते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए जो हमें बेड बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, उसका जो लंबाई अपने हिसाब से रखें, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर के आसपास में रखें, और ज़मीन का जो धरातल होता है उससे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा रखें। और बीज लगाने के पहले मिट्टी में ट्राइकोडर्मा को आप वर्मी कंपोस्ट में मिला लीजिए, या आप गोबर की खाद में भी मिला सकते हैं, और उसको मिलाने के बाद 2-3 दिन तक छाया में रख दें नमी के साथ में, और उसको बीज डालने के 1-2 दिन पहले उस नर्सरी बेड पे उसको डाल दें।
तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मिट्टी से आने वाला, जो कि एक दो किसानों ने क्वेश्चन पूछा, कांगड़े के पूछे थे और लोगों ने, जो मिट्टी से आने वाला जो बीमारी है, फंगस रोग है, उसको वहीं पर कंट्रोल कर लेंगे। और जो बीज आपका प्याज का बीज आया है, प्याज के बीज जो भी कंपनी देती है उसको ट्रीट करके देती है, तो आप उसको लाइन के दूरी में करके आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। तीसरी बात ये है कि जब पौधा आप लगा दें, कभी कभी वहाँ पे खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस खरपतवार भी है तो उसके लिए आप जो पेंडामेथिलिन होता है, एक दवा आती है जिसको उसको बोलते हैं प्री इमरजेंस, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव ये है कि किसानों को दवा वीडिसाइड के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। जब पौधा आपका 20 दिन के आसपास में हो जाए, पौधा अच्छी तरीके से चल रहा, तो एनपीके घुलनशील उर्वरक आता है मार्केट में, ठीक है, उसका 4 से 5% घोल बना के स्प्रे करेंगे तो पौधा काफी हेल्दी रहेगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ विनोद कुमार जी इस वक्त हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैडम, हमने अब की बार लहसुन की खेती की है। अच्छा, तो उसमें मैडम जी खरपतवार बहुत ज्यादा उग गया, तो इसके लिए कोई रोकथाम हो सकता है क्या? जी चलिए, आज का हमारा विषय यूं तो प्याज का है, लेकिन लहसुन का आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब हम ले लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, क्या सुझाव देंगे? विनोद जी, जो आपने लहसुन में खरपतवार की बात कर रहे हैं, लहसुन आपका कितने दिनों का हो गया है? लहसुन सर हमारा अभी 20 से 25 दिन का हुआ है। 20 से 25 दिन का हो गया। तो जो आपका खरपतवार लहसुन से बड़ा है या लहसुन से छोटा है? लहसुन से बहुत छोटा है सर। छोटा है। आपने कौन सी प्रजाति लगाई है लहसुन की? सर प्रजाति तुलना मेरे को कन्फर्म नहीं है, बट हमने तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बीज खरीद के ले लाए थे। चलिए ठीक है, जो भी बीज लगाया उसमें आप देखिए, उसमें खरपतवार रोकने के लिए जो पेंडामेथिलिन हमने बताया और क्विजालुफॉस होता है, ऑक्सीफ्लोरोफोन भी होता है, उसका 3.5% का घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, दोनों को मिला करके। और स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे किसान भाई गलती कर लेते हैं। स्प्रे करने के बाद उसके जो पौधों की पत्तियां होती है उस पर एक झिल्ली से बन जाती है, और झिल्ली से बनने के बाद वो जो खरपतवार का जो बीज के जो पौधे होते हैं वो नुकसान करते हैं। हम क्या करते हैं, अधिकांश जिस पे ऊपर हमने पानी दवा स्प्रे किया उसके ऊपर चलते रहते हैं, दवा स्प्रे करते रहते हैं। तो किसान भाइयों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे खरपतवार नाशी स्प्रे कर रहे हैं, एक तो कॉटन नोजल से स्प्रे करना चाहिए, और स्प्रे करने के बाद हवा के डायरेक्शन में ना जा करके एंटी डायरेक्शन की तरफ स्प्रे करेंगे, और उसके ऊपर पैर रखने की आवश्यकता न पड़े, उसको उल्टा हमें चलना चाहिए। तो दवा का इफेक्ट अच्छा मिल सकता है, आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। तो विनोद जी, मुझे उम्मीद है इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और ये सावधानी भी जरूर बरतेंगे जिनका जिक्र डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ पर किया है। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम कृषि उत्पादों के निर्यात और बेबी अनियन और प्याज की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अहम विषय है आपके लिए। इन विषयों के बारे में अगर और भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से राय ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर बजाज, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि चावल के बारे में तो आपने बताया बहुत ही अच्छी निर्यात की स्थिति है, खासतौर पे गैर बासमती की। सब्जियों के बारे में अगर आप जानना चाहें आपसे तो क्या स्थिति है सब्जियों की? और चूंकि जो सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है और उत्पादन में भी हम बहुत आगे हैं, तो ऐसे में अगर निर्यात किसान कर लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्या स्थिति है अभी? सब्जियों में थोड़ा सा निर्यात हमारा हल्का सा कम हुआ क्योंकि जो कंटेनर कॉस्ट है और जो हवाई जहाज की जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ गए। उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें कमी हुई, थोड़ी सी 2% के करीब। ज्यादा नहीं हुई, लेकिन हाँ जितना बढ़ना चाहिए था उसमें नहीं बढ़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है जी। लेकिन मैं सब्जियों का प्रसंस्कृत उत्पाद है, क्या उनकी डिमांड अच्छी है? कैसी है डिमांड सब्जियों की जो प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं? जी, उनकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे जो फ्रोजन है या डिहाइड्रेटेड है उसकी तो डिमांड बढ़ रही है। यहाँ जैसे अब हम लोग जो आजकल रेडी टू ईट बोलते हैं, बनी बनाई सब्जियां या काट के सब्जियों को पैक कर देना, या जो रेडी टू कुक स्टेज में होती हैं ऐसी सब्जियां तो बढ़ रही हैं। मैं एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा। अभी डॉक्टर साहब ने कहा, अभी प्रबंधन के बारे में बताया दवाइयों का छिड़काव के लिए, तो मैं तो चूंकि निर्यात की बात कर रहा हूँ तो हमें निर्यात में ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अभी बहुत अच्छी विधि बताई डॉक्टर साहब ने कि छिड़काव भी करना है तो कितना करना है और किस हिसाब से करना है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास निर्यात के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना है जो कीटनाशक अवशेष जो है उनका प्रबंधन, पेस्टिसाइड रेजिड्यू जिसको बोलते हैं। बहुत से हमारे कंसाइनमेंट रिजेक्ट होके आ जाते हैं या हम बैन हो जाते हैं। तो इसलिए अब हमें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो दवाइयां छिड़कनी है या जो भी हम कीटनाशकों का उपयोग करेंगे उसका प्रबंधन वो बहुत जरूरी है। एक अपनी सेहत के लिए भी जो डॉक्टर साहब ने बताया, और सब्जियों की, फलों की और जो हमारी फसल है उसकी सेहत के लिए भी। वैसे भी अब आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं इवन हमारे घरेलू बाजार में भी लोग बड़ा कॉन्शियस हो गए हैं। अब जो कीटनाशक जो अवशेष प्रबंधन के लिए सभी लोग अब सोचते हैं कि सब चाहते हैं कि जो सब्जियां फल हम खा रहे हैं उसमें कीटनाशक ना हो, तो उसका प्रबंधन जो है वो जरूर विशेष तौर पर होना चाहिए घरेलू बाजार के लिए और निर्यात के लिए। लोग अब काफी सचेत हो गए हैं और इसीलिए उनकी जो मांग है वो भी इसी तरह की निकल के आ रही है। ऐसे में खरपतवार और कीट रोग से तो फसल को बचाना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में किसान उनका इस्तेमाल कर लेते हैं रसायनों का, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल करना है ये बहुत जरूरी हो जाता है, अहम हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दयाराम जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी दयाराम जी पूछिए सवाल। हाँ जी, हेलो दयाराम जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्याज की जो नर्सरी लगाते हैं जी, तो उसका खरपतवार उसके नियंत्रण के लिए क्या करना है? जी दयाराम जी, अभी हमने बताया था, फिर आपको बताना चाहूँगा। प्याज की जो नर्सरी लगा रखे हैं आपने, कौन सी प्रजाति का लगाया आपने और कितने एरिया में? नहीं, वो जो जी दयाराम जी कितने एरिया में लगाया और किस प्रजाति को लगाया आपने? अभी वो नर्सरी के लिए है जो हरी प्याज में बेचने के लिए। वेरी गुड। अब आपको बताना चाहूँगा, हरी प्याज में बेचने के लिए आपने नर्सरी लगाया हरी प्याज को, अब दूसरे रूप में आप बेबी ओनियन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। और आपसे गुजारिश करूंगा कि जो नर्सरी लगाए आप हाथ से कुछ खरपतवार हो तो निकाल दीजिए, क्योंकि खरपतवार नाशी का दवा आप स्प्रे करेंगे उसके ऊपर तो पौधा आपका 1 सप्ताह के लिए ठहर सा जाएगा, रुक सा जाएगा, बढ़वार नहीं होगा। राइट। अगर आपकी मंशा है उसमें दवा स्प्रे करना ही है, बहुत लार्ज स्केल में आपने कर रखा है, तो उसमें पेंडामेथालिन आप उसको लगा सकते हैं और उसका घोल उसमें 1% का बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पौधों को उतना नुकसान भी नहीं होगा। दवा उस समय स्प्रे करें धूप के समय में जब उनके स्टोमेटा खुले रहते हैं, शाम को सुबह में ना करें तो जाके उसका इफेक्टिव काम आ सकता है। और दूसरा से आपसे बताना चाहूँगा कि नर्सरी में अगर छोटी सी एरिया है तो दवा का स्प्रे अपना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा, फायदेमंद भी रहेगा। जी बिल्कुल दयाराम जी, मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर जरूर आप अमल करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आत्माराम जी पटेल, देवास मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करें। जी आत्माराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आत्माराम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा कृपया, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैडम, मैं कह रहा कि प्याज की मध्य प्रदेश में कौन सी अच्छी वैरायटी है? जी आइए जानते हैं। जी, मध्य प्रदेश में प्याज का प्रजाति लगाने के लिए आपको एग्रीफाउंड लाइट रेड और NHRDF रेड 4 बहुत अच्छी प्रजाति इस समय चल रही है, आप ले सकते हैं। और ये जिला के जो जिला उद्यान अधिकारी है उनके पास भी उपलब्ध है। इंदौर में NHRDF का सेंटर, वहाँ से भी ले सकते हैं और अच्छे विक्रेता संख्या से भी ले सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है। तो NHRDF रेड 3, NHRDF रेड 4 और एग्रीफाउंड लाइट रेड ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में देवास में हो गया, चाहे इंदौर में हो गया, चाहे उज्जैन में हो गया, शाजापुर में हो गया, लोग काफ़ी लगाते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं इसका। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अपनी सेहत को लेकर लोग अब काफ़ी सजग हो चुके हैं और ऐसे में ऐसा ही खाना वो पसंद करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता हो कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसके लिए भले ही कुछ ज़्यादा पैसे भी अगर देने हो तो लोग हिचकते नहीं है। ऐसे में बात आती है जैविक उत्पादों की, जानना चाहेंगे इनके निर्यात की किस तरह की स्थितियाँ हैं और कैसी डिमांड आ रही है? बड़ी अच्छी डिमांड हुई है। 51% जो है वो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले साल से, और जो हेल्थ फूड जिसको हम बोलते हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में उसका जो है वो बढ़ा है। और जाहिर है क्योंकि कोविड की वजह से सभी लोग अपनी सेहत के लिए चिंतित थे। अब आने वाला जो ट्रेंड दिख रहा है तो यही दिख रहा है कि हमें अब अपनी, मैं तो यही कहूँगा कि फसलों का जब चुनाव करें या जो भी हम प्रजाति का चुनाव करें, जिसमें भी हम ये ज़रूर देखें कि उसका हेल्थ बेनिफिट कितना ज़्यादा है, क्योंकि अगर उसमें हेल्थ बेनिफिट के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात हम लोग जोड़ देंगे तो अधिक प्रीमियम मिलता है और ज़्यादा अधिक जल्दी बिकती है। ये हम ज़रूर ध्यान रखें और हेल्थ फूड की तरफ। और इसीलिए मैंने, जैसा आपने जैविक उत्पादों की कहा, जैविक उत्पाद अब धीरे धीरे न केवल विदेशों में, हमारे देश में भी $1 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है और हमारे देश में भी करीब 10,000 करोड़ की जो है मार्केट बन गई है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है। बिल्कुल, जैविक उत्पादों की तरफ आप अच्छे से सोच सकते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष जी सीकर राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। जी सुभाष जी, स्वागत है आपका। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। टीवी की आवाज कृपया बंद कर लीजिएगा पहले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं प्याज की नर्सरी लगाई है अभी 2 दिन पहले। ठीक है। उसमें भाई खरपतवार के लिए मीठा डाल सकते हैं क्या ऊपर से? नहीं सुभाष जी, कौन सा दवा डाल सकते हैं? खरपतवार नाशक। खरपतवार के लिए वो इमीडा डाल सकते हैं क्या ऊपर? नहीं, इमीडा मेरे नॉलेज में कोई खरपतवार नाशी प्याज के लिए नहीं है। इमीडा नहीं, वो पेंडामेथालिन। हाँ, पेंडामेथालिन है। और इमीडा बोल रहे थे वो अधूरा नाम था, इमीडा क्लोरोपिड होता है जो कि इंसेक्टिसाइड है। और पेंडामेथालिन जो है एक्चुअल में प्री इमरजेंसी है, बीज डालने के पहले अगर आप डाल सकते थे और अभी भी उसको डाल सकते हैं, जैसा कि बताया गया 1%। और मैं चाहूँगा आपसे कि अगर कम एरिया में हो अपना लगाएं, लेकिन मुझे पता है सीकर राजस्थान का ओनियन का बहुत बड़ा हब है, आपको अधिक एरिया में लगाना होगा तो आप उसको डाल सकते हैं और अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीकर में जो भी प्याज उत्पादन होता है वह लोकल प्रजाति का है, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसान भाइयों को अच्छा पैसा नहीं मिलता है। अच्छी प्रजाति जो रिकमेंडेड प्रजाति आप उसको लगाएं ताकि आप अप्रैल मई में हार्वेस्ट करके रख सकें और अक्टूबर नवंबर में इसमें 40 रुपये किलो बिक रहा है, आप उसको स्टोर कर सकें। लोकल सीकर प्याज लगाने से आप परहेज करें तो अच्छा रहेगा, आपको 2 पैसा अधिक मिलेगा।
और पानी आप जो शिकर में 40 से 50 पानी तक लगाते हैं, पानी को भी कम करें, न तो नीचे की पानी निकल जाएगा तो आगे आने वाले 10-20 साल में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। तो अनुशंसित आपको ये करूंगा कि लोकल प्रजाति न लगा करके जो अनुशंसित प्रजाति है, एनाचार्डिया वृत्ति, पूसा रेड है, भीमा रेड है, आप उसको लगाएं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आपको पैसा भी अच्छा मिल सकता है हार्वेस्टिंग का टाइम। बिल्कुल सुभाष जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, साथ ही बेबी अनियन और प्याज की खेती से जुड़ी जानकारी भी आपको इस कार्यक्रम में आज मिलेगी। अगर इनके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उनका सवाल ले लेते हैं। देवानंद जी देवरिया उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम कौन सा वैरायटी प्याज का लगाया जाए जो सड़े ना? जो सड़े ना, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, प्याज की प्रजाति के अलावा जो प्याज का उत्पादन का तकनीक है वह भी बहुत अहम भूमिका निभाता है प्याज के सड़ने से बचाने के लिए। जी जी। देवरिया में सबसे अच्छी वैरायटी जो है एनाचार्डिया रेड 3 चल रही है। जी जी। और एनाचार्डिया रेड 4 बहुत अच्छा डिमांड है देवरिया में। देवरिया के कृषि विज्ञान केंद्र ने भी लगा रखा है, काफ़ी किसानों ने लगा रखा है, आप उसको लगा सकते हैं। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जो आप प्याज रखते हैं, रखने का क्या तरीका है। लोकल प्रजाति तो यूपी में काफ़ी कम है, तो आपको जब प्याज उत्पादन के कटाई के बाद रखते हैं तो जो नेक होता है उसका जो पत्ती होती है जिसको गर्दन बोलते हैं, जब प्याज स्टोर करना है तो उसको बिल्कुल जो बल्ब होता है वहाँ से नहीं काटना है, कम से कम 1 इंच आपको पत्ती छोड़ के काटना है, तब आप स्टोर करेंगे तो उसमें सड़न कम होगा। इसलिए ताकि उस पर किसी सूक्ष्माणुओं का अटैक नहीं होगा, उसमें सड़न नहीं होगा। तो ये भी टेक्निक आपको ध्यान रखना है, प्रजाति का अलावा टेक्निक का ध्यान रखना है। और नहीं तो एनएचआरडीएफ का देवरिया में सेंटर, वहाँ से भी जाके आप सीख सकते हैं, वो आपके खेत पे भी आके बता सकते हैं टाइम टू टाइम, वहाँ से प्रजाति भी ले सकते हैं और आपको बिना पैसे का विचार विमर्श फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
जी, आप वहां से ले सकते हैं। बिल्कुल देवानंद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम ऑर्गेनिक के बारे में भी बात कर रहे थे, आपने बताया कि किस तरह से इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई है। ऐसे में किसान जो पारंपरिक तौर पर खेती करता आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसमें फसलों के चुनाव में उसे अब कुछ बदलाव कर लेना चाहिए ताकि ये जो उभरता हुआ बाजार है, जो उभरती हुई संभावनाएं हैं, उसका लाभ वो ले सकें? जरूरी है, जरूर सलाह करें और देखें कि अब मुझे कौन सी ऐसी फसल उगानी चाहिए जो कि मेरे को दाम अच्छे मिलें, जिसका जो है वो आगे डिमांड भी हो जाए। मैं उदाहरण देता हूँ, अब आलू है जी, हम लोग सभी, आलू बहुत जगह होता है, लेकिन वो आलू सिर्फ हम हिंदुस्तान में अपनी सब्जी बनाने के अलावा और किसी जगह उपयोग में नहीं आता। यही हम प्रोसेस्ड वैरायटी जो है और एक जो इसमें जो स्पेशल साइज चाहिए होता है, उसके हिसाब से अगर हम उगाएंगे तो जो प्रोसेसर है वो ढूंढता हुआ आपके पास आएगा और आपसे जो है वो वैरायटी आलू की खरीदेगा और वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसी तरह जैसे केले की बात हो रही है, आज का विषय भी है जी। केला जो है वो जो एक्सपोर्ट होता है, जैसे G9 वैरायटी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, हालांकि नंदनन और दूसरी भी हमारी प्रजातियां वैरायटीज हैं जो कि एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर G9 होती है। तो हम उस वैरायटी को चुनें और उस जब चुनेंगे तो फिर उसका जो फसल का जो उसके जुड़े हुए जो बातें हैं उसका ध्यान रखना है, जो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रबंधन चाहिए वो उस हिसाब से करें तो निश्चित तौर पे एक तो हमको दाम ज्यादा मिलेगा और दूसरा हमको बेचने में आसानी होगी, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और हमारा घरेलू बाजार में भी जो है वो अच्छा हमें मांग मिल सकती है। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बैतूल मध्य प्रदेश से, उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो मंदेश्वरी जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मंदेश्वरी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, अब आपसे जानना चाहेंगे कि फसल को नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाते हैं रोग व कीट, तो किस तरह के प्याज की अगर खेती की बात कर रहे हैं तो रोग व कीट की आशंकाएं रहती है और कैसे इससे निदान, इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, प्याज का जो मुख्य कीट है वो थ्रिप्स है, जिसको रसद कीट बोलते हैं। अच्छा, थ्रिप्स केवल प्याज का नहीं, अदर भी क्रॉप का है, अंगूर का भी थ्रिप्स का प्रॉब्लम है, लेकिन प्याज का जो मुख्य कीट है वो आपको बताया थ्रिप्स है जी। और थ्रिप्स को रोकने के लिए काफ़ी हम लोग ने दवा स्प्रे करते हैं, लेकिन उसको 100% रोक पाना मुश्किल है जब उसमें कीट आ जाता है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कीट आने के पहले कुछ हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है कि गेंदा का फूल लगाएं, मेज लगाएं, गेहूं लगाएं, तो उस पर थ्रिप्स का अटैक काफ़ी कम होता है। तो उन किसानों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़ है जो रोग आता है इसमें, इस समय जो आपको बता दूं, खरीफ में प्याज काफ़ी लगा था, बारिश होने के बाद कोलेक्ट्रियम ब्लाइट काफ़ी आया और एक दो उसमें पर्पल बॉट भी काफ़ी आया, तो जिसके कारण से नर्सरी के बाद पौधे काफ़ी मर गए, जिसको लोगों ने नॉर्थ इंडिया में लोग उसने जिलेबी वाली रोग बोला। इसलिए राजस्थान में भी लगा था, मध्य प्रदेश में भी लगा था जिलेबी वाला रोग। अच्छा, तो ये बीमारियां आती हैं, उसको रोकने के लिए लोगों ने काफ़ी दवा भी स्प्रे किया है, कंट्रोल भी कर पाए, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी रोग आता है कंट्रोल करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की अप्रोच करना चाहिए, न कि केवल दवा का ही स्प्रे करना चाहिए। मैकेनिकल भी करना चाहिए, ऑर्गेनिकली भी करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। बिल्कुल। इससे से जुड़ा एक और सवाल है, जैसे कि डॉक्टर बजाज भी अभी बता रहे थे कि जो हमारी सब्जियां हैं या फिर जो कृषि उत्पाद है, अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो निर्यात की स्थिति में असर पड़ेगा और खासतौर पर कई बार जो ये विषनाशी का इस्तेमाल किसानों को करना पड़ता है अपनी फसल को बचाने के लिए, उसके अंश रह जाते हैं, तो उसमें जो मानक होते हैं, जो विश्व स्तरीय बाजार के जो मानक होते हैं, उसमें खरे नहीं उतर पाते, तो वो निर्यात की स्थिति प्रभावित होती है। प्याज के मामले में आपसे जानना चाहेंगे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पेस्टिसाइड है, जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड है, जो हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग दवाएं कंपनियां काम करती हैं जी। जो रिकमेंडेड दवा हमें तो उसी के दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी इंटेंसिव एग्जामिन के बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकमेंड करती है जी। पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो हम लोगों ने स्टडी किया, दूसरा चीज़ जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है हम लोगों ने स्टडी किया है कि इस दवा को स्प्रे करने के बाद इतने दिनों के बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका कोई रेसिड्यू नहीं मिलता है, उसका अवशेष नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये ऑल उसको बोलते हैं PHI, पोस्ट प्री हार्वेस्ट इंटरवल बोलते हैं कि दवा स्प्रे करने के कितने दिनों बाद हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज़, जहाँ तक प्याज की बात है, आज प्याज की हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्याज पे जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, हमारे पास नासिक में
NABL एक्रेडिटेड अपेडा अप्रूव लेबोरेटरी, उसमें जो भी क्रेप एक्सपोर्ट होता है, जो भी हॉर्टिकल्चर, उसको हम टेस्ट करके रेसिड्यू फ्री करके सर्टिफिकेट देते हैं, एक्सपोर्ट होता है। प्याज के ऊपर जो भी हम लोगों ने दवा स्प्रे किया है, जो उसका स्टडी किया है, कोई अवशेष का इफेक्ट नहीं रहता है जो कि हमारे निर्यात को चाहे डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टर्ब कर सके। ये हम लोग के पास साइंटिफिक डाटा भी है, ICAR के पास भी है। बिल्कुल, तो इसलिए जो वैज्ञानिक विधियां बताई जाती है, जो तकनीकें बताई जाती हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए। डॉक्टर बजाज और डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों ने हमें बहुत ही अहम जानकारियां इस कार्यक्रम में दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद में, और जिन किसानों ने पूछा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि तमाम किसान जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उन्हें जरूर लाभ मिला होगा और इन जानकारियों का जो लाभ है वो जरूर वो उठाएंगे और अमल में भी लाएंगे इन्हें। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में। जी हाँ, हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय होंगे मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, जौ का प्रसंस्करण और फलदार वृक्षों में तुड़ाई उपरांत देखभाल। तो ये कल के विषय होंगे जिस पर आप कल चर्चा के दौरान शामिल हो सकते हैं। आप अपने सवाल पहले भी हमारे पास पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये जो QR कोड है, इसे स्कैन करना है और स्कैन करके आप सीधे हमारे YouTube पेज पर पहुंच सकते हैं, जहां पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख के तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ बुधवार दोपहर 12 बजे जानिए बायोगैस और मधुमक्खी पालन के बारे में, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।